तो कभी ये ख्याल आया है कि साल में 12 महीने ही क्यों होते हैं, 13 क्यों नहीं? मतलब सुनने में शायद थोड़ा अटपटा लगे, लेकिन सोचने वाली बात तो है। हाँ, ये सवाल दिलचस्प तो है। आज हमारे पास जो सामग्री है वो इसी पहेली को सुलझाने के लिए हमें इतिहास की गहराइयों में ले जाती है। प्राचीन खगोल विज्ञान, सत्ता के गलियारे, सब कुछ देखना होगा। बिल्कुल। मकसद ये है कि हम समझें कि आखिर ये 12 महीनों वाला कैलेंडर जो आज हम इस्तेमाल करते हैं, ये बना कैसे और क्यों यही दुनिया भर में अपनाया गया। हाँ, इसकी कहानी काफी पेचीदा है। तो चलिए बिल्कुल शुरू से शुरू करते हैं। प्राचीन काल में लोग वक्त का हिसाब कैसे रखते थे? ज्यादातर चांद को देखकर, है ना? हाँ बिल्कुल, ज्यादातर शुरुआती कैलेंडर लूनर यानी चांद पर आधारित थे। अब दिलचस्प बात ये है कि एक साल में चांद आसमान में लगभग 13 बार अपना चक्र पूरा करता है, मतलब 13 ल्यूनर मंथ्स। सही, लगभग 13। तो सवाल फिर वही कैलेंडर 13 महीनों का क्यों नहीं बना? ये तो ज्यादा स्वाभाविक लगता अगर वो चांद को देख रहे थे। हाँ, ये एक बहुत अहम नुक्ता है और सच तो ये है कि कई पुरानी सभ्यताओं ने, जैसे कि बेबीलोन और प्राचीन यहूदियों ने, शुरुआत में चांद पर आधारित कैलेंडर ही अपनाए थे। अच्छा, तो उनमें 13 महीने होते थे? कभी कभी होते थे। देखिए, इसमें एक बड़ी चुनौती थी। चांद के 12 चक्र जो हैं वो लगभग 354 दिन में पूरे होते हैं। 354 दिन? जबकि सूरज का एक चक्कर पूरा करने में धरती को करीब 365 दिन लगते हैं। ओ, तो ये लगभग 11 दिन का फर्क आ गया। हाँ, यही 11 दिन का फर्क। इसकी वजह से हर साल कैलेंडर मौसमों से पीछे होता जाता था। सोचिए, मतलब दिवाली या होली हर साल 11 दिन पहले आ रही है, ये तो गड़बड़ हो जाता। बिल्कुल। तो इस तालमेल को बनाए रखने के लिए उन्हें हर 2-3 साल में एक अतिरिक्त, मतलब 13वां महीना जोड़ना पड़ता था। अच्छा, वो अधिमास या मलमास जैसा कुछ? हाँ, कुछ वैसा ही कह सकते हैं, लेकिन ये व्यवस्था थोड़ी जटिल थी, मतलब थोड़ी असुविधाजनक तो थी ही। अच्छा, तो ये 11 दिन का फर्क और व्यवस्था की जटिलता, इसने बदलाव की जरूरत पैदा की होगी। जरूर। तो फिर इसमें रोमन साम्राज्य का क्या रोल रहा? ऐसा लगता है कि उन्होंने इस चांद वाली पहेली को सुलझाने के लिए सूरज का रास्ता चुना। बिल्कुल सही कहा आपने। रोमन साम्राज्य व्यवस्था और मानकीकरण, मतलब स्टैंडर्डाइजेशन पर बहुत जोर देता था। तो 45 ईसा पूर्व में जूलियस सीजर ने खगोलविदों की मदद से जूलियन कैलेंडर लागू किया। जूलियन कैलेंडर 45 ईसा पूर्व? जी, और ये पूरी तरह सूरज पर आधारित था। साल में 365 दिन। अच्छा। और हर 4 साल में एक लीप डे जोड़कर उस अतिरिक्त चौथाई दिन का हिसाब रखा गया। और महीनों की संख्या? वो रखी गई 12। 12, 13 नहीं? 12। यहाँ एक दिलचस्प परत और है। रोमनों के लिए 12 का अंक सिर्फ एक संख्या नहीं थी। अच्छा, क्या मतलब? मतलब उनके लिए इसका सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व भी बहुत था। वो इसे पूर्णता और ब्रह्मांडीय व्यवस्था का प्रतीक मानते थे। जैसे कोई उदाहरण? जैसे राशि चक्र के 12 चिन्ह हैं, उनके 12 प्रमुख देवता थे। दिन और रात को भी वो 12-12 घंटों में बांटते थे। ओह, तो 12 महीनों का कैलेंडर उनकी दुनिया देखने के नजरिए से, उनकी सोच से पूरी तरह मेल खाता था। हाँ बिल्कुल। उनके सिस्टम में फिट बैठता था। यानी ये सिर्फ गिनती या मौसम का हिसाब नहीं था, बल्कि इसमें संस्कृति और शायद सत्ता का प्रदर्शन भी शामिल था। ये भी एक पहलू है। स्रोत तो यही बताते हैं कि वक्त पर नियंत्रण रखना, कैलेंडर तय करना, ये एक तरह से ताकत दिखाने का तरीका बन गया था। हाँ, ये बात सही है। जैसे महीनों के नाम देख लीजिए, जुलाई खुद जूलियस सीजर के नाम पर है और अगस्त उनके उत्तराधिकारी सम्राट ऑगस्टस के नाम पर। तो क्या ऐसे में एक 13वां महीना जो कभी कभी आता, उनकी इस व्यवस्थित दुनिया और शायद 12 के अंक वाली पवित्रता को भंग करता? क्या वो राजनीतिक रूप से ठीक नहीं लगता, अस्वीकार्य था? ये बात बहुत मायने रखती है। देखिए, समय की गणना अब सिर्फ आसमान देखने का मामला नहीं रह गई थी। वो प्रशासन, नियंत्रण और सत्ता की भाषा बन गई थी। सत्ता की भाषा। हाँ, महीनों के नाम शासकों पर रखना, कैलेंडर में सुधार करना, ये सब ताकत के प्रतीक थे। इस लिहाज से देखें तो एक अनियमित रूप से आने वाला 13वां महीना, वो शायद उस स्थापित व्यवस्था और नियंत्रण के विचार के खिलाफ जाता था। तो उसे हटा ही दिया गया एक तरह से। हाँ, बाद में जैसा कि हम जानते हैं, जूलियन कैलेंडर में भी एक बहुत छोटी सी खगोलीय चूक थी। अच्छा, उसमें भी? हाँ, वो हर साल लगभग 11 मिनट तेज था। अब ये सुनने में कम लगता है, पर सदियां बीतते बीतते ये अंतर काफी बड़ा हो गया। 11 मिनट हर साल? हाँ,
सदियों में तो काफी फर्क पड़ जाएगा। बिल्कुल, इसीलिए 1582 में पोप ग्रेगरी 13वें ने इसमें मामूली सा सुधार करके ग्रेगोरियन कैलेंडर पेश किया। ग्रेगोरियन कैलेंडर, जो हम आज इस्तेमाल करते हैं। जी वही। तो अगर हम पूरी तस्वीर देखें तो ये 12 महीने की व्यवस्था सिर्फ सितारों की चाल का नतीजा नहीं है, बल्कि ये इंसानी संस्कृति, जरूरतें और सबसे बढ़कर सत्ता और व्यवस्था बनाने की जो इच्छा है, उसका मिला जुला परिणाम है। सही कहा। संक्षेप में कहें तो वक्त को मापने का सफर चांद के चक्रों की थोड़ी सी अनिश्चितता से शुरू हुआ। फिर रोमनों ने इसे सूरज, अपनी 12 की संख्या वाली प्राथमिकता और प्रशासनिक नियंत्रण से जोड़ा और उसे व्यवस्थित किया। हाँ, और आखिरकार ग्रेगोरियन कैलेंडर ने इसे और सटीक बना दिया। लेकिन इस पूरी कहानी में जो सबसे अहम बात उभरती है वो ये है कि कैसे इंसानी फैसलों ने, खासकर सत्ता से जुड़े फैसलों ने, वक्त को बांधने और उसे व्यवस्थित करने के तरीके को शक्ल दी है। वाकई। तो अंत में शायद सोचने वाली बात यह है कि वक्त की कहानी सिर्फ आसमान के तारों में नहीं लिखी जाती। नहीं, उसे वो लोग भी लिखते हैं जिनके हाथ में दुनिया की बागडोर होती है। बिल्कुल सही।